नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा में आज ऋण शोधन अक्षमता और दिवालिया संहिता संशोधन विधेयक पर विचार होगा। राज्यसभा में किशोर न्याय संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बातचीत करेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ताजिकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बसवराज बोम्मई आज सुबह कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। देश में 44 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। संक्रमण मुक्त होने की दर 97.4% हुई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया। आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी में पूल ए के मैच में भारत का मुकाबला ब्रिटेन से जारी और बैडमिंटन में पीवी सिंधु का सामना हांगकांग की चेउंग नगान ई से जारी। प्रभात में चंद्रिका जोशी के साथ मैं लवली निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज ऋण शोधन अक्षमता और दिवालिया संहिता संशोधन विधेयक 2021 पर विचार होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छोटे व्यवसायों को वैकल्पिक समाधान योजना उपलब्ध कराने के लिए 4 अप्रैल को ऋण शोधन अक्षमता और दिवालिया संहिता संशोधन अध्यादेश 2021 लागू किया था। ये संहिता कॉरपोरेट देनदारों द्वारा कर्ज न चुका पाने की समस्या के समाधान के लिए समयबद्ध प्रक्रिया का प्रावधान करती है। राज्यसभा में आज किशोर न्याय, देखभाल और बाल संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा होगी। संसद के मानसून सत्र के कल 7वें दिन भी पेगासस जासूसी मामले, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों को लेकर संसद के दोनों सदनों में व्यवधान जारी रहा। विपक्षी दलों के भारी शोर शराबे के बीच लोकसभा और राज्यसभा में कुछ विधेयक पारित होने और कोविड पर चर्चा होने के अलावा कोई विशेष कामकाज नहीं हो सका। लोकसभा की कार्यवाही 9 बार तथा राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार बाधित होने के बाद आज तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की बैठक 9 बार स्थगित होने के बाद शाम 4:30 बजे फिर शुरू होते ही कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य पेगासस जासूसी मामले, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए अध्यक्ष के आसन के समीप पहुंच गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से शांत रहने और अपने स्थान पर बैठने का अनुरोध किया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ, जिस पर उन्होंने सदन की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी कुछ ऐसी ही स्थिति रही। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन की कार्यवाही इस तरह बाधित करना संसद और देश दोनों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि वे दबाव में आकर कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने विरोध कर रहे सदस्यों से अपने आचरण पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया। संसद ने नौवहन समुद्री सहायता विधेयक 2021 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने कल इसे मंजूरी दी। शोर शराबे के बीच संक्षिप्त बहस के बाद विधेयक पारित किया गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। ये विधेयक भारत में नौवहन के लिए सहयोग के विकास, प्रबंधन और रखरखाव की रूपरेखा तय करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज के बारे में कोई अनुशंसा नहीं की गई है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह और राष्ट्रीय कोविड रोधी वैक्सीन विशेषज्ञ समूह टीके के निर्धारित डोज से संबंधित वैज्ञानिक प्रमाणों पर विचार कर रहा है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में
स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने कहा कि अब तक बूस्टर डोज के बारे में दोनों विशेषज्ञ समूहों ने कोई अनुशंसा नहीं की है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बातचीत करेंगे। दोनों पक्ष भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों और इसे मजबूत करने के उपायों की समीक्षा करेंगे। बातचीत में कोविड महामारी से उबरने, हिंद प्रशांत क्षेत्र, अफगानिस्तान और संयुक्त राष्ट्र में सहयोग सहित परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। श्री ब्लिंकन 2 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। अमेरिका के विदेश मंत्री का पद संभालने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से भी उनकी मुलाकात होगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की ये यात्रा भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने का एक अवसर है। व्यापार और निवेश बढ़ाने, स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल क्षेत्र, नवाचार और सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग अवसरों की पहचान करना आज की वार्ता के मुख्य बिंदु होंगे। इस वार्ता को रक्षा क्षेत्र में दोनों पक्षों के सहयोग को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। इसमें नीतिगत विनिमय, युद्धाभ्यास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल होंगे। इन्हें इस साल के अंत में अमेरिका में होने वाली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में व्यापक रूप से सम्मिलित किया जाएगा। वार्ता में कोविड महामारी से उबरने के उपायों पर भी चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे पहुंच गए हैं। आज संगठन के रक्षा मंत्री ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान से मिलेंगे। रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग से जुड़े मुद्दे पर विचार विमर्श होगा। इसके बाद संबंधित विज्ञप्ति जारी की जाएगी। श्री राजनाथ सिंह आज बैठक को संबोधित करेंगे। दुशांबे यात्रा के दौरान वे ताजिकिस्तान के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय विषयों और परस्पर हित के अन्य मुद्दों पर बातचीत करेंगे। ताजिकिस्तान इस वर्ष शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कर रहा है तथा मंत्री स्तरीय और अधिकारी स्तर की कई बैठकों का आयोजन कर रहा है। संगठन के देशों की आबादी 3 अरब से अधिक है। ये विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 50% है। बसवराज बोम्मई आज सुबह कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल विधायक दल की बैठक के बाद घोषणा की कि भाजपा नेता श्री बोम्मई को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। वे श्री बीएस येदियुरप्पा का स्थान लेंगे। श्री येदियुरप्पा ने बढ़ती उम्र की कठिनाइयों के कारण पद छोड़ दिया था। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री बोम्मई ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की। राज्यपाल ने नए नेता को आज पद की शपथ लेने का न्योता दिया। एक रिपोर्ट। उत्तर कर्नाटक के हावेरी जिले के शीगांव विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विजयी विधायक बसवराज बोम्मई येदियुरप्पा जी के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री थे। येदियुरप्पा के करीबी माने जाने वाले बोम्मई 2008 में जनता दल से बीजेपी शामिल हुए। 2008 से 2013 के बीच उन्होंने जल संसाधन मंत्री के रूप में कर्तव्य संभाला था। बोम्मई एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई के बेटे हैं। कल लेजिस्लेटिव पार्टी नेता नियुक्त होने के बाद बसवराज बोम्मई जी ने कहा है कि गरीबी निर्मूलन के लिए वह येदियुरप्पा के मार्गदर्शन में काम करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक थे। गुजरात काडर के 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी श्री अस्थाना को सेवानिवृत्त होने से 3 दिन पहले दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाया गया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। लोकसभा में आज ऋण शोधन अक्षमता और दिवालिया संहिता संशोधन विधेयक पर विचार होगा। राज्यसभा में किशोर न्याय संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बातचीत करेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ताजिकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बसवराज बोम्मई आज सुबह कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का आयुक्त नियुक्त किया गया है। देश में 44 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। संक्रमण मुक्त होने की दर 97.4% हुई।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया। आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी में पूल ए के मैच में भारत का मुकाबला ब्रिटेन से जारी और बैडमिंटन में पीवी सिंधु का सामना हांगकांग की चेउंग नगान ई से और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 20-20 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम कोलंबो में। भारत में कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 44 करोड़ 58 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 36 लाख 87 हजार से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। कोविड टीकाकरण के देशव्यापी अभियान का पहला चरण 21 जून को शुरू हुआ था। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान संक्रमितों की दैनिक संख्या में लगातार कमी आ रही है। नई दिल्ली में कल संवाददाताओं को जानकारी देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 7 मई को दैनिक संक्रमितों की संख्या 4,14,000 थी, जबकि पिछले 24 घंटों में लगभग 29,689 लोगों में संक्रमण मिला। वीकली एवरेज केसेस घटते घटते कंटिन्यूस बेसिस पर करीब 38,090 केसेस ऑन एन एवरेज पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए हैं। तो यह कंसिस्टेंट डिक्लाइन है, लेकिन जैसे शुरू के कुछ हफ्तों में एक शार्प डिक्लाइन नोट किया गया था, अब पिछले 2-3 हफ्तों से रेट ऑफ डिक्लाइन में कुछ कमी भी नोट की गई है, विच रिमेन्स एन एरिया ऑफ कंसर्न, जिसके लिए हम स्टेट से डिस्कशन करते हुए कैसे केसेस को कंट्रोल करना है बातचीत कर रहे हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि पिछले 4 सप्ताह में 7 राज्यों के 22 जिलों में संक्रमण में वृद्धि रही। ये राज्य हैं केरल, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और त्रिपुरा। देश में संक्रमण से उबरने की दर लगातार बढ़ रही है। अब ये 97.4% है। देश में 4 लाख से भी कम केसेस 3,98,000 केसेस इस समय एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। देश का रिकवरी रेट बढ़ते बढ़ते अब 97.4% हो चुका है। जरूरी है कि हम कंटिन्यूस बेसिस पर एफर्ट करते रहें ताकि हम रिकवरी रेट में और वृद्धि पा सकें। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 1,767 लोगों में कोरोना संक्रमण मिला। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 2,312 संक्रमितों को अस्पताल से छुट्टी दी गई, जबकि 29 लोगों की मृत्यु हुई। इस समय 22,188 मरीज उपचाराधीन हैं। कल 1,43,310 आरटीपीसीआर जांच की गई। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे के दौरान 638 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य सरकार ने कोविड बुलेटिन में कहा है कि इस समय राज्य में 9,325 लोगों का उपचार चल रहा है। राज्य में संक्रमितों की संख्या 6,41,000 से अधिक हो गई है। नागालैंड में कल 110 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। 42 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए और 5 मरीजों की मृत्यु हो गई। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 27,472 हो गई है। कोरोना संक्रमण से उबरने वालों की संख्या 24,385 हो गई है, जबकि इस महामारी से 536 लोगों की जान गई है। इस समय राज्य में 1,316 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग से कोरोना जागरूकता श्रृंखला में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर नीरज निश्चल ने लोगों से जितनी जल्दी संभव हो सके कोविड रोधी वैक्सीन लगवाने का आग्रह किया है। आपके घर के पास जो भी वैक्सीन आसानी से मिल सकता है वो आप लगवाएं। इसमें ऑप्शन होने का ये मतलब नहीं है कि आप इसको समझे कि आप मार्केट में गए वहां पे शॉपिंग करने गए। ये पैंडेमिक का सिचुएशन है और बहुत जरूरी है कि मैक्सिमम लोग अपने आप को जो भी वैक्सीन अवेलेबल है आपके आसपास वो लगवाकर अपने आप को सुरक्षित करें। तो मैं ये कहूंगा कि अभी पिक एंड चूज का कोई मतलब नहीं है। जो इजीली अवेलेबल है, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो फटाफट लगवाइए कि आप अपने आप को और अपने घर वालों को सुरक्षित कर सकें। अमेरिका में बढ़ते कोविड संक्रमण के बीच टीका लगवा चुके लोगों को घर में भी मास्क पहनने की सलाह दी गई है। टीका लगवा चुके लोगों में डेल्टा वेरिएंट फैलने की जानकारी के बीच अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र सीडीसी ने स्कूलों में अध्यापकों, छात्रों, कर्मचारियों और आगंतुकों को मास्क लगाने का सुझाव दिया है। डेल्टा वेरिएंट का फैलाव रोकने के लिए सार्वजनिक भवनों में सभी को मास्क लगाने के लिए कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र ने जोर देकर कहा है कि कोरोना महामारी के कारण बंद स्कूल जल्दी ही खोले जाने चाहिए।
अनुमान है कि महामारी के कारण 60 करोड़ से अधिक बच्चों की शिक्षा पर बुरी तरह असर पड़ा है। यूनिसेफ के प्रवक्ता जेम्स एल्डर ने कल जेनेवा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दूरस्थ शिक्षा लाखों विद्यार्थियों की पहुंच से बाहर है, जिससे स्कूलों में सुरक्षा, मैत्री और मिलजुल कर खाने पीने की संस्कृति का स्थान चिंता, खीज, व्यग्रता और हिंसा ने ले लिया है। यूनिसेफ प्रवक्ता ने कहा कि कोविड संकट और फैलाव की आशंका का सामना करते समय कठिन विकल्प चुनने में स्कूल सबसे आखिर में बंद किए जाने और सबसे पहले खोले जाने चाहिए थे। उन्होंने स्कूलों के बजाय बार और पब फिर से खोलने को भारी भूल बताया। उन्होंने कहा कि स्कूलों को फिर खोलने के लिए अध्यापकों और छात्रों के टीकाकरण तक इंतजार नहीं किया जा सकता। उन्होंने विभिन्न देशों की सरकारों से महामारी के कारण आर्थिक कठिनाई के बावजूद शिक्षा बजट बरकरार रखने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मुद्रा कोष के विशेषज्ञों ने अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 8.5% वृद्धि दर की संभावना व्यक्त की है। ये भारत के लिए अप्रैल में घोषित 6.9% के अनुमान से अधिक है। कोविड महामारी की दूसरी लहर से पहले वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का आकलन 12.5% था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व आर्थिक परिदृश्य के नवीनतम आकलन में कहा है कि इस वर्ष मार्च से मई के महीने के दौरान कोविड महामारी के चरम के बाद भारत के लिए वृद्धि दर अनुमान घटाया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान गहरे संकुचन से धीरे धीरे उबर रही है। हालांकि अगले वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से अधिक है। बिहार में पिछले 48 घंटों के दौरान नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में तेज वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। बागमती, गंडक और कोसी सहित कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने नदी किनारे के क्षेत्रों के लिए चेतावनी जारी की है। निचले स्थानों पर रह रहे लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। बाढ़ का पानी खगड़िया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के नए स्थानों तक पहुंच रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक विभिन्न नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की 16 टीमें राहत और बचाव कार्यों में लगाई गई हैं। प्रभावित क्षेत्रों में कोविड टीकाकरण के लिए चिकित्सा टीम भी तैनात की गई है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ इलाकों में भारी वर्षा के बाद पर्वतीय क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुछ जिलों में भूस्खलन से दर्जनों संपर्क सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हैं। विभिन्न स्थानों पर सड़कों की मरम्मत की जा रही है। खराब मौसम के कारण विद्युत और जल आपूर्ति बाधित हुई है। देहरादून में आज सुबह अतिवृष्टि हुई। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। नैनीताल में भी कल रात बहुत अधिक वर्षा हुई। महाराष्ट्र में पिछले एक सप्ताह के दौरान तेज वर्षा और भीषण बाढ़ में 209 लोग मारे गए हैं और लगभग 4.5 लाख लोगों पर असर पड़ा है। राज्य प्रशासन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने का हर संभव प्रयास कर रहा है। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने कल कोंकण क्षेत्र के रायगढ़ जिले का दौरा किया। यहां बाढ़ से 95 लोगों की मौत हुई है। डॉक्टर राउत ने अधिकारियों को कोंकण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। रायगढ़ जिले के अपने दौरे के दौरान डॉक्टर रावत ने पैन, महार, नागोथाने में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बिजली वितरण प्रणाली को हुए नुकसान का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को महार तालुका में बिजली व्यवस्था बहाल करने का काम जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। सावित्री नदी में बाढ़ के पानी के कारण 22 जुलाई को हुई प्रेशर लाइन के 2 टावर गिरने से महार तालुका के गांवों का बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। हालांकि अधिकारियों और कर्मचारियों के अथक प्रयासों के कारण 26 जुलाई को MSEDCL के गोरेगांव स्विचिंग सबस्टेशन से बैक फीडर के माध्यम से 22 kV की आपूर्ति की गई। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कल बाढ़ग्रस्त कोंकण क्षेत्र का दौरा किया। राज्यपाल ने इस आपदा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर लोगों के पुनर्वास के लिए काम करेंगी और उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। राष्ट्रपति
रामनाथ कोविंद जम्मू कश्मीर के 4 दिन के दौरे के बाद आज वापस दिल्ली लौट रहे हैं। 25 जुलाई को श्रीनगर पहुंचने के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अन्य लोगों ने हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। यात्रा के दूसरे दिन खराब मौसम के कारण राष्ट्रपति लद्दाख में द्रास नहीं जा सके। इसके बजाय उन्होंने उत्तर कश्मीर के बारामूला में दग्गर युद्ध स्मारक में करगिल युद्ध शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में राष्ट्रपति गुलमर्ग में विश्व प्रसिद्ध पर्यटक रिजॉर्ट भी गए और सेना के जवानों और प्रशासन अधिकारियों से बातचीत में उनके कार्यों की सराहना की। जम्मू कश्मीर खेल परिषद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देश पर कठुआ जिले के बशोली स्थित रंजीत सागर जलाशय में जल क्रीड़ा गतिविधियां शुरू करने के उद्देश्य से वाटर स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित करने के लिए तैयार है। जम्मू के संभागीय आयुक्त डॉ राघव लेंगर ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा विकास के अंतिम तौर तरीकों पर चर्चा के लिए बैठक की। खेलों के अलावा बशोली क्षेत्र का मनमोहक परिवेश बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करेगा। इससे पहले जल क्रीड़ा केंद्र की स्थापना के लिए भूमि की पहचान की गई थी और जम्मू कश्मीर खेल परिषद ने L1 कंपनी को ये परियोजना आवंटित की है। इस पर लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर सभी सुविधाओं से लैस होगा और ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जल क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए सबसे अधिक मांग वाला स्थान बन जाएगा। आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है। ये दिन संकेत देता है कि स्वस्थ वातावरण स्थायी और स्वस्थ मानव समाज का आधार है। एक रिपोर्ट। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उन पशुओं और वृक्षों का संरक्षण करना है जो लुप्त होने के कगार पर हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण पृथ्वी की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। धरती पर जल, वायु, मिट्टी, खनिज ऊर्जा, वनस्पति और जीव जंतु सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और इनके संरक्षण से पृथ्वी की प्राकृतिक सुंदरता का संतुलन बनाए रखा जा सकता है। ये दिवस आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है कि हम किस प्रकार प्रकृति का दोहन कर रहे हैं और इसके संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। भावी पीढ़ियों के हितों के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और टिकाऊ प्रबंध सुनिश्चित करना होगा। समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल। टोक्यो ओलंपिक में तीरंदाजी में पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में तरुण दीप राय ने यूक्रेन के ओलेक्सील हनविन को 6-4 से हराकर शानदार शुरुआत की। आज ही प्रवीण जाधव गाल्सन बाजार झापोव के साथ निशाने लगाएंगे। महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में दीपिका कुमारी भूटान की कारमा से खेलेंगी। महिला हॉकी के पूल ए में भारत को मौजूदा चैंपियन ब्रिटेन से 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। भारत की ओर से एकमात्र गोल शर्मिला देवी ने किया। बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला हांगकांग की च्यूंग नंग यी से चल रहा है। आज ही पुरुष सिंगल्स में बी साई प्रणीत और नीदरलैंड्स के मार्क काल्जोव आमने सामने होंगे। मुक्केबाजी में महिलाओं के 69 किलोग्राम मिडिल वेट वर्ग में पूजा रानी का सामना अल्जीरिया की इचार चैप से होगा। रोइंग में अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह की जोड़ी पुरुष डबल्स स्कल्स के सेमीफाइनल में अपनी चुनौती पेश करेंगे। वहीं नौकायन में केसी गणपति और वरुण ठक्कर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। पदक तालिका में अमेरिका 10 स्वर्ण पदक के साथ पहले स्थान पर, जापान दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर है। भारत 1 रजत पदक के साथ 41वें स्थान पर है। और टोक्यो ओलंपिक में कल का दिन कैसा रहा, जानते हैं खेल डेस्क से। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। टोक्यो ओलंपिक में कल का दिन मिला जुला रहा, जहां एक और हॉकी, मुक्केबाजी और बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत का परचम लहराया, वहीं टेबल टेनिस और निशानेबाजी में निराशा हाथ लगी। हॉकी में पूल ए के अपने तीसरे मुकाबले में भारत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए स्पेन को 3-0 से हराया। भारत की ओर से ड्रैग फ्लिकर रुपिंदर पाल सिंह ने बेहतरीन 2 गोल किए, वहीं सिमरनजीत ने भी 1 गोल किया। दुनिया की चौथे नंबर की टीम भारत की ये दूसरी जीत है। इसके साथ ही भारत पूल ए में 6 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है।
भारत अपने अगले मैच में कल मौजूदा ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना से खेलेगा। भारतीय महिला मुक्केबाज और पदक की उम्मीद लवलीना बोरगोहेन 69 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में बोरगोहेन के मुक्कों ने जर्मनी की मुक्केबाज नदीन एपिटेज को शिकस्त दी। बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने ब्रिटेन के डेन लिन और सी विंडी की जोड़ी को 21-17, 21-19 से हराया। लेकिन इस जीत के बावजूद इस जोड़ी को क्वार्टर फाइनल में जगह नहीं मिली, क्योंकि ये जोड़ी ग्रुप में तीसरे स्थान पर है, जबकि क्वार्टर फाइनल में शीर्ष 2 टीमें ही पहुंचेंगी, जिनमें ताइवान और इंडोनेशिया शामिल हैं। बैडमिंटन में पदक के लिए अब देश की उम्मीद पीवी सिंधु पर लगी है। टेबल टेनिस में पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर के मुकाबले में अचंता शरद कमल को चीन के मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन मा लॉन्ग से हार का सामना करना पड़ा। शरद ने अपने मजबूत प्रतिद्वंदी को पहले 3 गेम में कड़ी चुनौती दी, लेकिन आखिर में उन्हें 1-4 से मात मिली। निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा के क्वालिफिकेशन में ई वेलारेविन और दिव्यांश पवार की जोड़ी तथा अंजुम मुदगिल और दीपक कुमार की जोड़ी हार गई। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स स्पर्धा में भारत की मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी को भी क्वालिफिकेशन दौर में हार का सामना करना पड़ा। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। टोक्यो ओलंपिक में अभी समाप्त हुए बैडमिंटन के महिला सिंगल्स मैच में पीवी सिंधु ने हांगकांग की चियोंग नांग यी को 21-9, 21-16 से हरा दिया है। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज खेला जाएगा। ये मैच कल होना था, लेकिन भारतीय खिलाड़ी कृणाल पांड्या के कोरोना संक्रमित होने के कारण इस मैच को स्थगित करना पड़ा था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। और चंद्रिका, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी लवलीन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की संभावना को कि अगले महीने से बच्चों को कोविड रोधी टीका लगना शुरू हो जाएगा, राजस्थान पत्रिका ने भविष्य का सुरक्षा चक्र बताया है। हिन्दुस्तान लिखता है कि भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन का बच्चों पर परीक्षण चल रहा है। अमर उजाला ने उच्चतम न्यायालय के इस निर्देश को पहली खबर बनाया है कि कोविड में अनाथ हुए सभी बच्चों को मिले योजनाओं का लाभ। पत्र आगे लिखता है कि मार्च 2020 के बाद अनाथ हुए सभी बच्चों की संख्या बताने का निर्देश देते हुए न्यायालय ने कहा कि इस काम में देरी बर्दाश्त नहीं। विभिन्न मुद्दों पर संसद की कार्यवाही में कल भी होने वाले व्यवधान को अखबारों ने आज प्रमुखता से लिया है। दैनिक ट्रिब्यून ने सुर्खी बनाई है, नहीं थमा हंगामा, सदन के भीतर धरना। अमर उजाला लिखता है, सघन की झड़ी, 10 बार रोकनी पड़ी लोकसभा की कार्यवाही, नहीं हो सका विधायी कामकाज। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री के इस बयान को पहली खबर बनाया है कि विपक्ष को जनता के सामने बेनकाब करे। असम मिजोरम सीमा विवाद के शांतिपूर्ण हल के लिए आज होने वाली बैठक को जनसत्ता ने प्रमुखता से दिया है। लोक सत्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कश्मीर विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह में जलवायु परिवर्तन को संकटपूर्ण चुनौती बताने को प्रमुखता से देते हुए इस उम्मीद को भी दिया है कि विश्वविद्यालय स्थित ग्लेशियर विज्ञान और जैव विविधता केंद्र जलवायु परिवर्तन से लड़ने में दुनिया को मार्ग दिखाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज ऋण शोधन अक्षमता दिवालिया संहिता संशोधन विधेयक पर विचार होगा। राज्यसभा में आज किशोर न्याय संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बातचीत करेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ताजिकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बसवराज बोम्माई आज सुबह कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।